Assalamualaikum. This is Ahmad and you are watching Chemistry with Ahmad. So let's start. व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। बेसिकली ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मासेस और उसके रिलेटिव अबेंडेंस को डिटरमाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मासेस ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबेंडेंस इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। बेसिकली मास स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास दो टाइप्स का होता है, एक को कहते हैं एस्टोन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो दूसरा होता है वो है डेम्स्टर्स डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। दो टाइप्स का मास स्पेक्ट्रो हमारे पास है। जो एस्टोन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर में ये इसमें क्या होता है कि जब भी किसी एलिमेंट के हमने एस्टोन्स को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, मास उसका मालूम करना है या रिलेटिव अबंडेंस उसका मालूम करना, तो उसके लिए जो हम सैंपल लेते हैं वो गैसियस स्टेट में लेते हैं, जबकि जो डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है इसमें सैंपल हम लोग सॉलिड स्टेट में लेते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है एस्टर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन है एस्टर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू एलिमेंट्स के स्टेट्स को हम मालूम करते हैं। जो मेजर तीन पार्ट्स है मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर वो कौन कौन से है। पहला हमारे पास अनाइजेशन चैम्बर, जबकि जो दूसरा होता है एनालाइजर, और तीसरा हमारे पास कोलेक्टर होता है। कोलेक्टर को रीड आउट डिवाइस भी कहते हैं। तो ये सिंपल इंस्ट्रूमेंट है मास स्पेक्ट्रोमीटर की। अब हम आते हैं वर्किंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, वर्किंग की तरफ आते हैं। सपोज हम क्या करते हैं हम नियोन के आइसोटोप्स को मालूम करते हैं, ठीक है। एक सिंपल स्ट्रक्चर है हमारे पास स्पेक्ट्रोमेट्री की जिसके अंदर क्या है इनलेट के थ्रू हम क्या करते हैं नियोन का जो वेपर फॉर्म होता है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इसके अंदर, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर। सबसे पहले हमारे पास क्या था एनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है हमारे पास आयंस बनते हैं किस चीज़ के नियोन के, ठीक है। यानी जब हम इलेक्ट्रॉन बीम ठीक है ये थ्रो करवाते हैं नियोन के ऊपर, जो वेपर नियोन है तो इसके पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, ठीक है। अब जो ये पॉजिटिव आयन ये क्या करेंगे, ये निगेटिव ग्रिड में जाएंगे, ठीक है। निगेटिव ग्रिड के ऊपर क्या निगेटिव चार्ज है ये अपने तरफ इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। स्ट्रांगली अट्रैक्शन की वजह से ये क्या करेंगे निगेटिव ग्रिड में चले जाएंगे। अब निगेटिव ग्रिड के बाद हमारे पास क्या आता है एक्सेलरेटर, ठीक है। दो एक्सेलरेटर हमारे पास, ये क्या करेंगे इन पॉजिटिव आयन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इन्हें एक्सेलरेट करेंगे, यानी इनके मोमेंट को क्या करेंगे फास्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एनालाइजर मैग्नेट क्या करता है इसके अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है इंट्रोड्यूस करवाई होती है, जो इन पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगी और इन्हें रोटेट करेगी, इन पॉजिटिव आयंस को रोटेट करेंगी, ठीक है। जैसे ही इनकी रोटेशन जो है वो क्या होगी वो फास्ट होगी, जब इन पॉजिटिव आयंस की रोटेशन जो एनालाइजर मैग्नेट है उसमें क्या होगी पास होगी, तो इन पॉजिटिव आयन को थ्रो करेंगे किस चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर, और इसे हमें रिकॉर्ड मिलेगा। अब हम क्या करते हैं एक फार्मूले को यूज़ करते हैं कि किस बेस पे ये पॉजिटिव आयन मूव करते हैं एक्सेलरेटर से मैग्नेट की तरफ, ठीक है। फार्मूला जो है इस फार्मूले के थ्रू हम मास टू चार्ज वैल्यू के बेस पे इन पॉजिटिव आयन को क्या करेंगे स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर जो एच है, एच हमारे पास क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो आर है रेडियस ऑफ दोज पॉजिटिव आयन विच आर मूविंग फ्रॉम एक्सेलरेटर टू मैग्नेट, एंड ई आपको पता होगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक पॉइंट बताता जाऊँ कि अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी एच को क्या करें कांस्टेंट, ठीक है, तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी ई क्या होगा ये इंक्रीज कर जाएगा। ई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने से जो रेडियस है पॉजिटिव आयंस की वो भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। जब रेडियस क्या होगा इंक्रीज करेगा तो जो आइसोटोप्स है इनकी जो स्ट्राइक है इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर
वो भी डिफरेंट होगा। जैसे कि हमारे पास नियोन की जो तीन आइसोटोप्स है, यहाँ पे हम लिखते हैं तीन जो आइसोटोप्स है हमारे पास, नियोन 20, नियोन 21, नियोन 22। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोग्राफ में शो किया गया कि यहाँ पे जो नियोन की तीन आइसोटोप्स में तीनों ने तीन डिफरेंट जगहों पे क्या किया, स्ट्राइक किया। ठीक है, तो हमारे पास तीन डिफरेंट पीक्स आए। ठीक है, यानी नियोन 21, नियोन 20 सॉरी, नियोन 20, नियोन 21 एंड नियोन 22। अब जिसका मास जिस आइसोटोप्स का मास सबसे कम होगा तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा उसकी डिफ्लेक्शन उसकी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी वो ज़्यादा दूर डिफ्लेक्ट होगी। और जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी डिफ्लेक्शन बहुत कम होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नियोन 20 का डिफ्लेक्शन जो मास क्या है, इसका 20 कम है तो उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। और नियोन 21 का मास जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 20, तो उसका डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, वो कम होगा। यानी प्लेस ऑफ स्ट्राइक्स क्या होगा, वो कम होगा जितना मास ज़्यादा होता जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोग्राफ पे यानी इलेक्ट्रोमीटर पे जो इलेक्ट्रोग्राफ पे नियोन के जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स के मासेस के बेस पे हमारे पास जो ग्राफ आता है, ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में यानी इस फॉर्म में हम देख सकते हैं। एक सिंपल सा ग्राफ है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे मास नंबर जबकि वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को लिया है। अब अगर हम देखें नियोन के आइसोटोप्स को या नियोन 20 को देखें, जो उसका परसेंटेज है वो 90.92% इसकी अबंडेंस है नियोन 20 की। नियोन 21 की जो अबंडेंस है वो बहुत ही कम है यानी 0.26% है, जबकि नियोन जो 22 है वो उसकी अबंडेंस 8.82% है। तो इस ग्राफ से जाहिर हुआ कि जो सबसे ज़्यादा अबंडेंस आई है वो नियोन 20 की है। ठीक है, यानी नेचर में एग्जिस्टेंस नियोन 20 की सबसे ज़्यादा है। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू के हमने किस तरह नियोन के सैंपल को यूज़ करते हुए हमने इसके डिफरेंट आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मासेस को डिटरमाइन किया। ठीक है, अब हम नियोन के जो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स है, नियोन के आइसोटोप्स के रिलेटिव अबंडेंस को मालूम करें। ये तो उसके एग्जैक्ट मासेस थे। रिलेटिव अबंडेंस को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, नियोन को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड कार्बन 12 के साथ। एक क्वेश्चन रेज होता है कि कार्बन को स्टैंडर्ड क्यों लिया जाता है। वो इसी वजह से कि क्योंकि कार्बन जो है उसकी एग्जिस्टेंस 98.9% होता है, यानी इतनी ज़्यादा मिकदार में इसकी एग्जिस्टेंस है, इस वजह से इसको एज ए स्टैंडर्ड लिया जाता है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू कार्बन को डिटेक्ट किया जाता है, उसके मास के साथ नियोन के उसके जो पीक्स आते हैं, ठीक है, उस कार्बन के पीक्स के साथ नियोन के पीक्स को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, इस कंपैरिजन के थ्रू ही हम रिलेटिव मास को फाइंड करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास नियोन के सैंपल में हमारे पास 3 आइसोटोप्स आए ना, लेकिन नियोन का हम एवरेज मास क्या है कैसे मालूम करें, इसको मालूम करने के लिए एक तरीका है। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के बेस पे हम इनका एवरेज मास मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एवरेज मास को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम कि जितने भी आइसोटोप्स है हमारे पास इनको क्या करेंगे, सम करेंगे विद द रिलेटिव अबंडेंस इन नेचर। ठीक है, अब किस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास नियोन के केस में नियोन क्या करेंगे 20 हमारे पास नियोन 20 हमारे पास उसकी जो अबंडेंस थी वो कितनी थी, वो 90 पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे 90.90। ठीक है, अब इसको सम करेंगे किसके साथ, नियोन 21 के साथ, और मल्टीप्लाई करेंगे नियोन 21 की जो अबंडेंस थी हमारे पास वो 0.26% थी। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, सम करेंगे नियोन 22 के साथ। नियोन 22 की जो अबंडेंस थी हमारे पास वो कितनी थी, 8.82। ठीक है, अब इस टोटल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस चीज़ के ऊपर, 100 के ऊपर। कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है, आंसर आता है वो 20.18 AMU एटॉमिक मास
ठीक है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास भी इसको हम कहते हैं, या एवरेज एटॉमिक मास ऑफ न्यून भी कहते हैं। तो किसी भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी में हम जब न्यून को यूज़ करते हैं तो हम न्यून का ये वाला मास क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स है। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन 1, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, अगर हम देखें जो हाइड्रोजन का हम मास यूज़ करते हैं, एवरेज मास यूज़ करते हैं, वो 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं।